नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। डीएनए में आप सभी का स्वागत है। चटपटी खबरों के लिए देश के सम्मान को दांव पर लगाना देश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है और आज हम इसी विश्वासघात का विश्लेषण करेंगे। आपको यह जानकर दुख होगा और गुस्सा आएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान ने भारत के डिजाइनर पत्रकारों की एजेंडे वाली कुछ रिपोर्ट्स को भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। पाकिस्तान ने बकायदा भारत के 3 पत्रकारों के नाम लेकर उनके द्वारा लिखे गए लेखों को सबूत बनाकर पेश किया है। भारत के इन पत्रकारों ने एक तरह से कुलभूषण जाधव के मामले में भारत का पक्ष कमजोर कर दिया और भारत की छवि को ठेस पहुंचाई। चाहे देश विरोधी विचार हो, बयान हो या लेख, ये कभी मरते नहीं हैं, ये हमेशा जिंदा रहते हैं और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देश इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। आज हम डिजाइनर पत्रकारों की इस देश विरोधी पत्रकारिता का डीएनए टेस्ट करेंगे। वैसे इतना सब कर लेने के बाद भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान के वकील को कोर्ट ने धीरे बोलने की नसीहत दी है और भारत ने पाकिस्तान द्वारा कोर्ट में स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई है। भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने बकायदा कोर्ट को यह बताया कि पाकिस्तान ने किस आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है। इसके अलावा हम आज सऊदी अरब, भारत और पाकिस्तान के त्रिकोणीय संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की यात्रा पर हैं। पूरा देश ये चाहता था कि सऊदी अरब पुलवामा हमले के मामले में आतंकवाद की खुलकर निंदा करे, लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस ने पुलवामा का नाम नहीं लिया और सीधे सीधे पाकिस्तान की निंदा भी नहीं की। सऊदी अरब की मजबूरी यह है कि वो न तो पाकिस्तान की बुराई कर सकता है और न ही भारत का साथ छोड़ सकता है। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए आज हम आतंकवाद के मुद्दे पर सऊदी अरब के खराब रिकॉर्ड का विश्लेषण करेंगे। इस खराब रिकॉर्ड की जड़ में अरब साम्राज्यवाद है। आज आपको यह समझना चाहिए कि कट्टरपंथी विचारधारा को अरब साम्राज्यवाद का पहिया क्यों कहा जाता है। और आज हम भारत की आसमानी शक्ति से आपका परिचय करवाएंगे। आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन यानी एरो इंडिया 2019 की शुरुआत हो गई। इस एग्जीबिशन में पूरी दुनिया भारत की स्वदेशी ताकत देख रही है। हालांकि कल हुए एक हादसे में विंग कमांडर साहिल गांधी की मौत ने सबको दुखी कर दिया था, लेकिन आज इंडियन एयरफोर्स के शानदार प्रदर्शन ने इस जख्म पर मरहम लगाया है। देश में राफेल फाइटर जेट पर भले ही राजनीतिक हंगामा हो रहा हो, लेकिन राफेल की रफ्तार क्या है और राफेल कितना शानदार फाइटर जेट है, आज ये आपको खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को कोई सबूत नहीं देगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में पाकिस्तान की भूमिका के सबूत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाएगी। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया की बैठक में ये फैसला हुआ। भारत का मानना है कि जब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा। पुलवामा हमले को लेकर अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। भारतीय सेना कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तानी सरकार में जिस प्रकार से भूचाल आया है, भारत की क्षमता का वो सबसे बड़ा प्रमाण है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात करने वाले लोग अनपढ़ गंवार हैं। पुलवामा हमले के बाद एक बार फिर महबूबा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थन किया है और कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत ही रास्ता है। मेरा ये मानना है कि जंग तो दो में से कोई मुल्क इसे खुद अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये जो जंग की बात है ये अनपढ़ और गंवार लोग कर सकते हैं और दोनों मुल्क जो हैं न्यूक्लियर पावर्स हैं। पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल विस्फोटक पाकिस्तान से आए थे। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के लिए आरडीएक्स का इंतजाम पाकिस्तानी फौज ने किया था। पाकिस्तानी सेना ने रावलपिंडी में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को आरडीएक्स मुहैया कराया था। भारी मात्रा में विस्फोटक रावलपिंडी से पुलवामा तक कैसे पहुंचा, इसका पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी से जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले सभी रास्तों पर छानबीन कर रही हैं।
पाकिस्तान से सीमेंट लेकर आने वाले ट्रकों पर एजेंसियों की खास नजर है। 14 फरवरी को हुए पुलवामा आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करेगी। एनआईए के डीजी वाई.सी. मोदी ने श्रीनगर जाकर अब तक की जांच की समीक्षा की। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पहली बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन के विदेश मंत्री से मिलेंगी। ये मुलाकात ऐसे वक्त में होगी जब पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने की मांग हो रही है। चीन संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की भारत की कोशिशों में अड़ंगा डालता रहा है। चीन के विदेश मंत्री से सुषमा स्वराज की मुलाकात रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की 16वीं बैठक के दौरान होगी। ये बैठक 27 फरवरी को चीन के पूर्वी झेजियांग प्रांत के वुझेन शहर में होगी। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग हो रही है। फायरिंग शाम करीब 6:30 बजे शुरू हुई है। पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे जा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग पर भारतीय सेना भी जवाब दे रही है। पिछले 15 वर्षों में पाकिस्तान 2936 बार सीजफायर तोड़ चुका है। भारत और सऊदी अरब ने मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की डेलीगेशन स्तर की बातचीत में ये तय हुआ है कि दोनों मुल्क आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर दबाव बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सऊदी अरब और भारत के विचार एक हैं। आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि सऊदी अरब और भारत इस बारे में साझा विचार रखते हैं। दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर दस्तखत हुए। इनमें नेशनल इन्वेस्टर फंड में निवेश, टूरिज्म, हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में समझौता शामिल है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि भारत से रिश्ते हमारे डीएनए में हैं। प्रिंस ने पीएम मोदी को अपने बड़े भाई जैसा बताया। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव पर सुनवाई के तीसरे दिन भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पाकिस्तान की अभद्र भाषा पर विरोध जताया। आईसीजे में कुलभूषण के लिए पाकिस्तान ने अपशब्द कहे थे। हरीश साल्वे ने कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान न तो तथ्यात्मक रूप से मजबूत है और न ही कानून के नजरिए से। कुलभूषण पर पाकिस्तान के सारे सवाल बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने कुलभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया। Humpty Dumpty has no place in this court. The transcript is peppered with words such as shameless, nonsensical, laughable, breathtaking arrogance. On a quick count, shameless and nonsense occur 5 times each. Arrogance 4 times, ridiculous 4 times, and disgraceful 4 times. And these are addressed to the submissions made in the memorial in the reply by the Sovereign Republic of India. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज यूपी के शामली में शहीद जवान अमित कुमार के घर पहुंचे। राहुल और प्रियंका ने पुलवामा हमले में शहीद हुए अमित कुमार को श्रद्धांजलि दी। प्रियंका ने शहीद की पत्नी के साथ बैठकर बात की। राहुल और प्रियंका शहीद जवान प्रदीप कुमार के घर भी पहुंचे। प्रियंका ने शहीद के बेटे को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राहुल और प्रियंका के साथ कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट में 26 फरवरी को अयोध्या मामले की सुनवाई की तारीख तय की गई। अयोध्या विवाद की सुनवाई पहले 27 जनवरी को होनी थी, लेकिन जस्टिस एस.ए. बोबडे की गैर मौजूदगी की वजह से सुनवाई स्थगित हो गई थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। जजों की ये बेंच 25 जनवरी को गठित की गई थी। जस्टिस यूयू ललित ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया था। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एरो इंडिया 2019 का उद्घाटन किया। इस शो में राफेल एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए। एयर शो में पहुंचे दसों के सीईओ ने कहा, राफेल में कोई घोटाला नहीं हुआ है। There is no scandal with the Rafale. So the Rafale, we had a request for 36. We are going to deliver 36 aircraft. If government of India wants more aircraft, we would be more than pleased to deliver.
एयर शो में सुखोई 30 और तेजस ने भी करतब दिखाए। बेंगलुरु के येलाहांका एयरबेस पर शुरू हुआ एयर शो 24 फरवरी तक चलेगा। दुबई में जी मीडिया के इंटरनेशनल चैनल व्योन के ग्लोबल समिट में ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लोगों को कंफ्यूज कर रही है। सदगुरु ने कहा कि इसकी वजह से नौजवानों में भ्रम की स्थिति है। 370, Article 370 is one of those things which is leaving populations confused, not knowing where they belong. पुलवामा हमले पर सदगुरु ने कहा कि ये 21वीं सदी है, समस्याओं का समाधान हमें खुद ही करना होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज फिर पूछताछ हुई। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से 3 घंटे तक पूछताछ की। सुबह 10:30 बजे जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे तो उनके समर्थकों ने जांच एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी भी की। वाड्रा को मंगलवार को ही ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन सेहत खराब होने की वजह से वो पेश नहीं हुए। वाड्रा के खिलाफ लंदन में प्रॉपर्टी खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। भारत सहित पूरी दुनिया में पिछले 7 दिनों से पुलवामा का आतंकवादी हमला ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जिसने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा न की हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कूटनीतिक मुहिम भी धीरे धीरे रंग ला रही है। अमेरिका, फ्रांस, रशिया, इजराइल, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देश खुलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर सबकी भाषा लगभग एक जैसी ही है। पिछले 2 दिनों से जी न्यूज लगातार नॉनस्टॉप इस बड़ी खबर से जुड़ा एक तथ्य आपको बता रहा है। हमने पुलवामा हमले के जैश कनेक्शन को एक्सपोज किया। हमने आतंकवादी मसूद अजहर और पाकिस्तान के महागठबंधन का विश्लेषण किया और इस बड़ी खबर पर आज भी हमारे पास ढेर सारे खुलासे हैं। लेकिन उससे पहले एक ऐसे युद्ध की बात करना जरूरी है जो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है। दुख की बात यह है कि इस लड़ाई में भारत के सच्चे देशभक्त एक साथ खड़े हैं, जबकि पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले भारत के बुद्धिजीवी और डिजाइनर पत्रकार पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान ने भारत के इन्हीं डिजाइनर पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के झूठ तंत्र को कमांडर कुलभूषण जाधव के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहे युद्ध में भारत का मकसद है पाकिस्तान की गिरफ्त में फंसे कुलभूषण जाधव की रिहाई। आईसीजे में हो रही सुनवाई का आज 3रा दिन है। सुनवाई के पहले दिन भारत की तरफ से काउंसिल हरीश साल्वे ने तमाम सबूतों और तथ्यों के आधार पर अपनी बात कही। कल पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी का नंबर था, लेकिन उनकी बातों में सबूतों और तथ्यों की भारी कमी थी और वो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में बेशर्मी से खड़े होकर तेज रफ्तार से एक के बाद एक झूठी दलीलें पेश कर रहे थे। कल हुई सुनवाई के दौरान एक वक्त तो ऐसा भी आया जब आईसीजे के जजों के पैनल के अध्यक्ष ने खावर कुरैशी को टोक दिया और कहा कि जो भी कहना है वो धीरे धीरे कहें। सुनवाई के 3रे दिन यानी आज आईसीजे में भारत की तरफ से बोलते हुए हरीश साल्वे ने पाकिस्तान के एक झूठ को एक्सपोज कर दिया। दूसरी भाषा में कहें तो पाकिस्तान के वकील की झूठ बोलने की रफ्तार भले ही काफी तेज थी, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान के झूठ की पराजय और भारत के सत्य की विजय निश्चित है। हालांकि कुलभूषण जाधव को सुरक्षित पाकिस्तान से वापस ला पाना भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसकी वजह पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे ही देश के डिजाइनर पत्रकार और बुद्धिजीवी हैं। आपने ध्यान दिया होगा पिछले 48 घंटों से सोशल मीडिया पर हैशटैग देशद्रोही पत्रकार ट्रेंड कर रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान का पक्ष रखने वाले वकील खावर कुरैशी ने भारत के 3 बड़े पत्रकारों द्वारा लिखे गए लेखों को अपनी दलील का आधार बना लिया। सबसे पहले यह देखिए कि ये 3 पत्रकार कौन हैं। खावर कुरैशी ने सबसे पहले भारतीय पत्रकार करण थापर का नाम लिया, फिर उन्होंने एक दूसरे भारतीय पत्रकार प्रवीण स्वामी का जिक्र किया और अंत में उन्होंने चंदन नंदी नामक भारतीय पत्रकार का जिक्र किया। अब ये देखिए कि इन तीनों पत्रकारों का नाम लेते हुए आईसीजे में खावर कुरैशी ने कौन से सबूत पेश किए। 21 अप्रैल 2017 को करण थापर ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा था।
जिसका शीर्षक था द मिस्टीरियस मिस्टर जाधव। इस लेख में भारत के विदेश मंत्रालय को कटघरे में खड़ा किया गया था। कुलभूषण जाधव के 2 अलग पासपोर्ट्स होने पर सवाल उठाया गया था। खावर कुरैशी ने इसी लेख का जिक्र करते हुए आईसीजे में कहा कि खुद भारत के पत्रकार कह चुके हैं कि कुलभूषण जाधव के मामले में सवाल ज्यादा हैं, जवाब कम है। और इसी लेख का हवाला देते हुए कुरैशी ने कमांडर जाधव के 2 पासपोर्ट्स का मुद्दा भी आईसीजे में उठाया, जबकि सच्चाई यह है कि जिस दूसरे पासपोर्ट की बात हो रही है वो नकली है और कुलभूषण जाधव को फंसाने के लिए पाकिस्तान ने वो पासपोर्ट खुद बनाया है। खावर कुरैशी ने पाकिस्तान का पक्ष रखने के दौरान भारत के पत्रकार प्रवीण स्वामी का भी जिक्र किया। इस पत्रकार ने फरवरी 2018 में फ्रंट लाइन मैगजीन के लिए एक लेख छापा था, जिसमें दावा किया गया था कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में भारत के जासूस थे और भारत के लिए इस बात से इनकार करना असंभव होगा। इसके अलावा इस लेख में इस बात की भी पुष्टि कर दी गई थी कि कमांडर जाधव पाकिस्तान में किसी बड़े हमले के मिशन पर थे। इस लेख में कई ऐसी बातें लिखी हुई थीं जो कमांडर जाधव के खिलाफ थीं और खावर कुरैशी ने इस लेख को भी सबूत के तौर पर आईसीजे में पेश कर दिया। तीसरे और आखिरी सबूत के तौर पर खावर कुरैशी ने जनवरी 2018 में द क्विंट नामक न्यूज पोर्टल पर लिखे गए लेख का सहारा लिया। इस लेख को लिखने वाले पत्रकार का नाम था चंदन नंदी। एक अंग्रेजी न्यूज पोर्टल ने एक खबर छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि कुलभूषण जाधव एक भारतीय जासूस हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए रिपोर्ट में रॉ के विश्वसनीय सूत्रों का जिक्र किया गया था और ये लिखा गया कि इन्हीं सूत्रों ने न्यूज पोर्टल को बताया कि कुलभूषण जाधव भारतीय जासूस हैं। क्विंट के रिपोर्टर ने दावा किया था कि कुलभूषण जाधव ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और साथियों के साथ संपर्क साधने में लापरवाही बरती, जिसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उनकी लोकेशन पता करने में कामयाब रही और इस तरह वो पकड़े गए। हालांकि उस वक्त इस खबर पर विवाद बढ़ने के बाद न्यूज पोर्टल ने ये खबर हटा दी थी और कहा था कि वो इस खबर के कुछ तथ्यों की फिर से जांच कर रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने भी इस खबर को पोर्टल से हटवा दिए जाने को मुद्दा बनाकर ट्वीट किया था, जबकि हकीकत ये थी कि न्यूज पोर्टल ने ये खबर तथ्यों की दोबारा जांच करने के लिए खुद ही हटाई थी। ये तीनों ही लेख और इन्हें लिखने वाले पत्रकारों ने एक प्रकार से कुलभूषण जाधव के मामले पर भारत का पक्ष कमजोर कर दिया था। गलत खबरें दिखाकर या छापकर इन लोगों ने न सिर्फ भारत की छवि को ठेस पहुंचाई, बल्कि भारत के एक नागरिक की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। जब ये तीनों लेख छापे गए, उस वक्त भी पाकिस्तान ने इन्हें हाथों हाथ लिया था। पाकिस्तान बहुत खुश था क्योंकि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और भारत के ही कुछ पत्रकारों ने कुलभूषण जाधव के खिलाफ एजेंडा चलाना शुरू कर दिया और अब इन्हीं भारतीय पत्रकारों द्वारा लिखे गए अर्ध सत्य को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान सबसे बड़ा सत्य साबित करने में जुटा हुआ है। Evidence from the hand of India itself, but independent analysis, evaluation by highly respected individuals who sadly have had the misfortune to be called traitors, corroborates the confessions. There are 3 highly credible, independent Indian journalists who've carried out their own investigations from April 2017 onwards. Each and every one of them has been subjected to scurrilous abuse, from showing anti-national stand, to being a traitor, to being a swine, to advancing concoction, and most recently, to be the subject of a criminal complaint for sedition. So much for the world's largest democracy and freedom of press. The first gentleman, Karan Thapar, is the son of the former Indian Army Chief of Staff. Hardly a rebel renegade, one would have thought, former CNN correspondent. And what does his article say? It's in the Judges Bundle at tab 26. The case offers more questions than answers, the case of Commander Jadhav. And he asked the Ministry of External Affairs about the passport. They said they needed to access Commander Jadhav to check why he had the Muslim cover name passport. That's my language. And the one in his own name. And he asked them, not unnaturally, why not check the records attached to the passport numbers? Surely they would tell a story.
It's not a story that India wants the world to read or hear about. So it just uses the phrase concoction, propaganda, litany of lies. Well, these lies are being exposed here and now. Praveen Swami, former diplomatic editor of the Daily Telegraph of London, no less. His journalism is the epitome of journalism. These individuals represent the beating heart of the India that I have respect and admiration for, that I work with. They are fearless, prepared to expose the truth and stand up for pluralism and secularism and democracy. And what does Praveen Swami identify with reference to intelligence officers' interviews, with reference to interviews with people who served with Commander Jadhav? That Rao was building up a covert action program to target Pakistan from 2013 onwards, as masterminded from May 2014 by Ajit Doval. We'll see a picture of him shortly. I'm sure he doesn't want the world to see it, but they will. The National Security Advisor to the Prime Minister of India. No doubt angered by this exposure, the very same Rao official went on to say it's criminally irresponsible for a spy's cover identity to be so closely linked to his real life. What was the answer of India? To describe the article as concocted and mischievous. And what was the response of the public of India, who unfortunately had been whipped up into a fury, as no doubt they are being right now as I'm speaking, to encourage the murder of Praveen Swami as a traitor? Chandan Nandi, the former senior assistant editor of the Times of India Group, one of only 2 newspapers of record of India, Judges Bundle, tab 27. He was forced to retract this article the very next day. There's no suggestion that it was inaccurate. The suggestion in the public domain is that he was put under intense pressure and is the subject of a complaint for criminal sedition. And what does he say? The clearest evidence that Jadhav operated for the Rao came to the fore only after his cover as a businessman who would frequent Iran, especially Chabahar, was blown and he was captured by Pakistan, following which a former Rao chief, besides at least 2 other senior officers, called his Mumbai parents to advise them not to speak about their son's case to anybody. It's taken a journalist to tell us what his actual passport is. अभी आपने जिस खबर कुरैशी को भारत के डिजाइनर पत्रकारों के फर्जी सबूतों पर झूठ का प्रचार करते सुना, आज उसी खबर कुरैशी और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को आईसीजे में भारत के वकील हरीश साल्वे ने शालीनता और मर्यादा में रहकर अपनी बात कहने का पाठ पढ़ाया है। अब से थोड़ी देर पहले हरीश साल्वे ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के वकील द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर कड़े शब्दों में आपत्ति जताई है। उन्होंने क्या कहा है, आप भी सुनिए। Humpty Dumpty has no place in this court. Such misadventures are not repeated. Perhaps this court may, in counsel's word, lay down some red lines of how proceedings ought to be conducted. The transcript is peppered with words such as shameless, nonsensical, laughable, breathtaking arrogance. On a quick count, shameless and nonsense occur 5 times each. Arrogance 4 times, ridiculous 4 times, and disgraceful 4 times. And these are addressed to the submissions made in the memorial and the reply by the Sovereign Republic of India. India takes exception to being addressed in this fashion in an international court. Beyond saying this, I would let the matter rest, for I do not, and the Indian culture prevents me from indulging in similar language of invectives and insults. अब इसी खबर से जुड़ा हुआ एक विरोधाभास देखिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के वकील ने भारत के 3 पत्रकारों द्वारा लिखे गए लेख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लिया और सऊदी अरब को छोड़कर दुनिया के तमाम देश खुलकर पुलवामा हमले की निंदा कर रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट करना चाहता है। कल सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत पहुंचे। पूरा देश ये चाहता था कि सऊदी अरब पुलवामा हमले के मामले में आतंकवाद की खुलकर निंदा करे, लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस ने पुलवामा का नाम नहीं लिया और पाकिस्तान की निंदा भी नहीं की। ऐसे में आज हम सऊदी अरब, भारत और पाकिस्तान के त्रिकोणीय संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम आतंकवाद के मुद्दे पर सऊदी अरब के खराब रिकॉर्ड का भी विश्लेषण करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गर्मजोशी के साथ सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत किया था और आज सुबह मोहम्मद बिन सलमान को भारत की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान आजकल काफी दबाव में है। टर्की में सऊदी अरब के दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में मोहम्मद बिन सलमान पर गंभीर आरोप लगे। यमन में गृह युद्ध के मुद्दे पर भी सऊदी अरब की छवि दुनिया में काफी खराब हुई है। माना जा रहा है कि दुनिया में अपनी छवि को बेहतर करने के लिए सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर निकले। मोहम्मद बिन सलमान को आज भारत के समर्थन की ज्यादा जरूरत है। सऊदी अरब तेल की संपदा वाला देश है। भारत में सऊदी अरब के निवेश से भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है। यही वजह है मोहम्मद बिन सलमान की यात्रा भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब के प्रिंस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश के लिए दोनों देशों ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा पर्यटन और आवास के क्षेत्र में सहयोग पर भी एक समझौता हुआ। सऊदी अरब इन योजनाओं के माध्यम से भारत में $100 मिलियन का निवेश करने जा रहा है। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेस स्टेटमेंट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में पुलवामा हमले को आतंकवाद का क्रूर प्रतीक कहा। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ था। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने आतंकवाद को दोनों देशों का मुद्दा बताया, लेकिन अपने बयान में आतंकवाद के प्रति वो सख्ती नहीं दिखाई जिसकी पूरे देश को उम्मीद थी। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान का ये बयान सुनिए, फिर हम आपको ये बताएंगे कि आखिर वो कौन सी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से सऊदी अरब के हृदय में पाकिस्तान के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते पुलवामा में हुआ बर्बर आतंकवादी हमला इस मानवता विरोधी खतरे से दुनिया पर छाए कहर की एक और क्रूर निशानी है। इस खतरे से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए हम इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करना और इसको समर्थन समाप्त करना और आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सजा दिलाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अतिवाद के खिलाफ सहयोग और इसके लिए एक मजबूत कार्य योजना की भी जरूरत है ताकि हिंसा और आतंक की ताकतें हमारे युवाओं को गुमराह न कर सके। मुझे खुशी है कि सऊदी अरब और भारत इस बारे में साझा विचार रखते हैं। जहां तक एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है, जो हमारे कॉमन कंसर्न है, हम ये बात बताना चाहते हैं भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर ही हो, और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं सबके साथ मिलकर काम करेंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य रोशन भविष्य को सिक्योर करेंगे। अगर सऊदी अरब के प्रिंस अपने बयान में पुलवामा का जिक्र करते और सीधे सीधे भारत का पक्ष लेते तो पूरी दुनिया में यह संदेश जाता कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है। लेकिन सऊदी अरब के राजकुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। इसके पीछे सऊदी अरब की दरअसल मजबूरियां हैं। सऊदी अरब और ईरान पड़ोसी देश है। पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में यमन के गृह युद्ध के मामले में इस वक्त सऊदी अरब और ईरान आमने सामने है। ईरान को काउंटर करने के लिए इस वक्त सऊदी अरब को पाकिस्तान की जरूरत है। यही वजह है कि सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहता। सऊदी अरब के राजकुमार ने अपने बयान में पुलवामा हमले का जिक्र नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने पुलवामा हमले पर बात की।
सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यह बयान दिया है कि जिसने भी पुलवामा में खतरनाक आतंकवादी हमला किया है उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। कूटनीति में अक्सर इस तरह के दाव पेंच इस्तेमाल किए जाते हैं। सऊदी अरब की सरकार ने पुलवामा हमले पर चिंता तो जता दी, लेकिन आतंकवाद के प्रति उसका स्वर अब भी बहुत कमजोर है, क्योंकि ये बात सऊदी अरब के प्रिंस द्वारा नहीं बल्कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री द्वारा कही गई है। अक्सर सऊदी अरब पर यह आरोप लगते हैं वैसे कि उसने कट्टरपंथी विचारधारा को अरब साम्राज्यवाद का पहिया बनाया हुआ है। ये एक ऐसा एंगल है जिसके बारे में आपको किसी ने बताया नहीं होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चाहे कोई भी देश हो, वो पूरी दुनिया में अपना प्रभाव फैलाना चाहता है और दुनिया में अपना प्रभाव फैलाने के दो मुख्य तरीके हो सकते हैं। पहला है सामरिक तरीका यानी युद्ध के माध्यम से, और दूसरा है सांस्कृतिक तरीका यानी अपनी संस्कृति के प्रचार के माध्यम से। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संस्कृति में भाषा और धर्म भी समाहित होता है। युद्ध के जरिए किसी देश पर कब्जा तो किया जा सकता है, लेकिन वहां की जनता पर सिर्फ ताकत के दम पर बहुत दिनों तक राज नहीं किया जा सकता। इसीलिए दुनिया के बड़े से बड़े सैन्य विशेषज्ञ भी ये बात कहते हैं कि मिलिट्री कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेना का इस्तेमाल करके सिर्फ ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा सकती हैं जिससे समाधान संभव हो सके। और इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करता है तो वो पराजित देश की संस्कृति और सभ्यता को बदलने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए जब चीन ने वर्ष 1952 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद वहां बहुत बड़ी संख्या में हान मूल के चीनी लोगों को बसाना शुरू किया। आज चीन तिब्बत की संस्कृति में बहुत हद तक बदलाव कर चुका है, इसलिए तिब्बत में चीन आसानी से शासन कर पा रहा है। ये चीनी साम्राज्यवाद है। और इसी तरह अरब साम्राज्यवाद भी मौजूद है। इसके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। अरब साम्राज्यवाद भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरब साम्राज्यवाद ने भारत की संस्कृति पर बहुत व्यापक असर डाला है, लेकिन आजादी के बाद हमारे देश के मान्यता प्राप्त इतिहासकारों ने इन बातों को भारत से छुपा लिया और आज हम ये सभी बातें आपको बताएंगे। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी आज से 1300 वर्ष पहले भारत पर सबसे पहला सफल हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम एक अरब नागरिक था और उसे अरब के खलीफा की तरफ से भारत पर कब्जा करने के लिए ही भेजा गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने प्राचीन भारत में सिंध प्रांत में लोगों को अरब की संस्कृति और धर्म को अपनाने के लिए मजबूर किया। इन अत्याचारों का जिक्र भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने अपनी एक किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में किया है। इस किताब के पेज नंबर 69 पर भीमराव अंबेडकर ने मोहम्मद बिन कासिम की उस चिट्ठी का जिक्र किया है जो उसने अरब के खलीफा हज्जाज को भेजी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी चिट्ठी में लिखा था, राजा दाहिर के भतीजे, उनके योद्धाओं और प्रमुख अधिकारियों को ठिकाने लगा दिया गया है और मूर्ति पूजकों को या तो इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया है या उन्हें तबाह कर दिया गया है। मूर्तियों वाले मंदिरों के स्थान पर मस्जिद और अन्य इबादत स्थल बनाए गए हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर कब्जा करने के बाद ये सब इसलिए किया ताकि वो आसानी से राज कर सके, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम और उसके खलीफा ये बात अच्छी तरह जानते थे कि किसी देश पर सेना के जरिए कब्जा तो किया जा सकता है, लेकिन उस देश पर लंबे समय तक तभी राज किया जा सकता है जब उसकी संस्कृति और भाषा को बदल दिया जाए। अरब साम्राज्यवाद की विचारधारा इसमें कामयाब रही। आज सिंध का ये सारा इलाका पाकिस्तान कहलाता है, जो सऊदी अरब को अपने बादशाह की तरह ही सम्मान देता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की यात्रा पर थे, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी अरब के राजकुमार के सेवक की तरह व्यवहार कर रहे थे। वो खुद मोहम्मद बिन सलमान के ड्राइवर बन गए, यहां तक कि उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर आए। आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान आज अरब साम्राज्यवाद का उपनिवेश बन चुका है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भी बहुत सारे हमलावर भारत पर आक्रमण करते रहे। इनमें से बहुत सारे हमलावरों ने भारत पर शासन भी किया और भारत की सभ्यता और संस्कृति को बदलने की पूरी कोशिश की।
वर्ष 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन आजादी के साथ ही भारत के दो टुकड़े भी हो गए। पाकिस्तान एक अलग देश बना, लेकिन वर्ष 1947 के बाद से भारत पर हमले रुके नहीं। कश्मीर के बहाने पाकिस्तान ने भारत से 4 युद्ध किए। पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब नहीं हुए, इसलिए अब पाकिस्तान आतंकवाद के माध्यम से भारत को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है। इस आतंकवाद को फैलाने के लिए भी उसे सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों से फंडिंग मिलती है। सऊदी अरब आज भी आतंकवाद के माध्यम से अपने साम्राज्य को सारी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसी आतंकवाद का एक दर्शन है वहाबिज्म। 18वीं शताब्दी में सऊदी अरब में पैदा हुए मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब को वहाबिज्म का जनक माना जाता है। अल वहाब ने कहा कि जिहाद के माध्यम से ही दोबारा सऊदी अरब के प्रभाव और विस्तार को दुनिया में बढ़ाया जा सकता है। कट्टरता और आतंकवाद के बीच की रेखा बहुत ही महीन होती है और कई बार नासमझ लोग इस रेखा को पार कर जाते हैं, जिसके बाद ये आतंकवाद को जस्टिफाई करते हैं, यानी आतंकवाद को सही ठहराते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई जगहों पर ये कट्टर विचारधारा अपनी सीमाओं को पार करके आतंकवाद का रूप ले चुकी है। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS भी वहाबी विचारधारा से प्रेरित है। अल कायदा का प्रमुख आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी वहाबी विचारधारा का समर्थक था। आज दुनिया के सभी आतंकवादी संगठन कहीं न कहीं वहाबी विचारधारा से प्रभावित है। अल कायदा, बोको हराम, तालिबान और अल शबाब नामक आतंकवादी संगठन इसका उदाहरण है। यही वजह है कि जुलाई 2013 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने वहाबिज्म को दुनिया में आतंकवाद का मुख्य स्रोत माना था। अब ये देखिए कि अरब देशों ने कैसे वहाबिज्म को बढ़ावा देने के लिए हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। आतंकवादी हमलों में भी इन फंड्स का इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हुए थे। इस आतंकवादी हमले में 209 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के लिए 4,60,000 रुपए हवाला के जरिए सऊदी अरब के लिंक से फंड हुए। 1970 के दशक में सऊदी अरब के चैरिटी संगठनों ने पूरी दुनिया में वहाबी स्कूलों को फंड देना शुरू कर दिया। इसी दौर में वहाबी विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के मुताबिक वहाबिज्म को बढ़ावा देने के लिए पिछले 4 दशकों में सऊदी अरब ने पूरी दुनिया में $10 बिलियन यानी करीब 67,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया है। यूरोपीय यूनियन की रिसर्च के मुताबिक इसमें से 15 से 20% पैसा अल कायदा और दूसरे आतंकवादी संगठनों को दिया गया। दुश्मन को चेतावनी देने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करना जरूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखकर अब हम भारत की आसमानी शक्ति से आपका परिचय करवाएंगे। आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन यानी एरो इंडिया 2019 की शुरुआत हो गई। इस एग्जीबिशन में पूरी दुनिया भारत की स्वदेशी ताकत देख रही है। हालांकि कल हुए एक हादसे में विंग कमांडर साहिल गांधी की मौत ने सबको दुखी कर दिया था, लेकिन आज इंडियन एयरफोर्स के शानदार प्रदर्शन ने इस जख्म पर मरहम लगाया है। आज इंडियन एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स जैगुआर, तेजस और सुखोई के जरिए विंग कमांडर साहिल गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान इन 3 विमानों ने आसमान में मिसिंग मैन फॉर्मेशन बनाकर उड़ान भरी। आमतौर पर इस तरह की फॉर्मेशन में 4 विमान एक साथ उड़ते हैं, लेकिन अपने साथी विंग कमांडर साहिल गांधी को याद करते हुए उनके विमान के लिए एक खाली जगह छोड़ दी गई। इस एग्जीबिशन में फ्रांस के फाइटर जेट रफेल ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। रफेल की उड़ान को देखकर लोग हैरान रह गए। महज 3 से 4 सेकंड में आसमान की ऊंचाई को छूने वाला ये फाइटर जेट हवा में कलाबाजी दिखाने लगा। रफेल की एंट्री से एग्जिट तक लोग लगातार इसकी हैरान करने वाली उड़ान को ध्यान से देखते रहे। रफेल एक मल्टी रोल कॉम्बैट जेट है जिसे सबसे आधुनिक माना जाता है। भारतीय वायुसेना में रफेल के शामिल होने के बाद भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल इस फाइटर जेट को राजनीति वाले टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है।
इंडिया में राफेल के अलावा इंडियन एयरफोर्स के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट सुखोई और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने उड़ान भरी। इन विमानों ने आसमान में शक्ति और आत्मविश्वास की एक नई भाषा लिख दी। इन फाइटर जेट्स के अलावा आज हम आपको भारत में स्वदेशी तकनीक से तैयार हेलीकॉप्टर सारंग की उड़ान भी दिखाएंगे। इस हेलीकॉप्टर को एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर कहा जाता है। इसे युद्ध क्षेत्र के अलावा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्का वजन और तेज रफ्तार ही सारंग की सबसे बड़ी ताकत है। एरो इंडिया के जरिए आज पूरी दुनिया ने भारत की आसमानी शक्ति को बहुत नजदीक से महसूस किया। ये भारत की वो आसमानी शक्तियां हैं जो मौका मिलने पर दुश्मनों को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। वायु शक्ति के इस प्रदर्शन में आज का सबसे बड़ा नाम है फाइटर जेट रफाल। दुश्मनों के लिए जिसकी आवाज ही काफी है। 20 साल से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद भारतीय वायुसेना एक बार फिर ऐसे विमान से लैस होने जा रही है जिससे एशिया में उसकी गड़गड़ाहट एक बार फिर दुश्मनों में खौफ पैदा कर देगी। डेल्टा विंग वाले रफाल में ऐसी खूबियां हैं जो इसे बाकी लड़ाकू विमानों से अलग करती है और यही वजह है कि ये अब भारतीय वायुसेना के लिए खरीदा जा रहा है। इस समझौते के बाद भारत आसमान का बेताज बादशाह बन जाएगा। There's no scandal with the Rafale. So the Rafale, we had a request for 36. We are going to deliver 36 aircraft. If government of India wants more aircraft, we would be more than pleased to deliver. एरो इंडिया में अगले 4 दिनों तक आसमान में इसी तरह विमानों की कलाबाजी और नुमाइश दिखेगी। हालांकि एयर शो के इस 12वें संस्करण का हीरो राफेल ही निकला। सुखोई लंबे अरसे से वायुसेना का बड़ा योद्धा रहा है। सुखोई के अलावा जगुआर की कलाबाजियों को भी लोगों ने खूब पसंद किया। आसमान में हिंदुस्तान की ताकत ने बेहतरीन करतब दिखाए। ये अमेरिकी लड़ाकू विमान DB-52 है। बम बरसाने में इसका जवाब नहीं। दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर लौटने में इसे महारत हासिल है। रफ्तार भी इतनी ज्यादा है कि हमले के लिए दुश्मनों को वक्त ही नहीं देता। खुद हमला कर वापस लौट जाता है। दुश्मनों पर बम बरसाने के लिए अमेरिका इस पर काफी भरोसा करता है। आसमान में भारत का दम भरता यह है तेजस, मेक इन इंडिया के तहत बना हल्का लड़ाकू विमान। देखने में छोटा लेकिन दुश्मनों पर पूरी ताकत से हमला करने की क्षमता रखता है। भारत में बने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की उड़ान पर भी सबकी नजरें टिक गई। We find that over 600 Indian companies and 200 foreign companies are here to participate and also to witness the largest air show of Asia. So it is a very proud moment for India. बेंगलुरु के इस एरो इंडिया शो में भारत को गर्व देने वाला एक और हथियार है जिसका नाम है सारंग हेलीकॉप्टर। स्वदेशी तकनीक से तैयार सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। मोर की तरह दिखने वाले इस हेलीकॉप्टर ने अपनी उड़ान से लोगों को हैरान कर दी और आसमान में करतब दिखलाता यह है अमेरिकी लड़ाकू F-16। दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में इसकी गिनती होती है। अमेरिकी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दुश्मनों को चौंकाने और उस पर अचानक हमला करने में इसे महारत हासिल है। रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम पर आयोजित हुआ ये एयर शो एशिया की सबसे बड़ी विमान प्रदर्शनी मानी जाती है। 24 फरवरी तक चलने वाले एयर शो में
देश विदेश की कंपनियां अपने बेहतरीन विमानों का प्रदर्शन करेंगी। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु।